अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर पढ़ना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बुक नंबर 2 की पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 1 है माइक्रोबायोलॉजी। आज जो लास्ट टाइम हमने इसका चैप्टर पढ़ा था वो था स्टरलाइजेशन का। ठीक है जी, स्टरलाइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि स्टरलाइजेशन होती क्या है। बेसिकली स्टरलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के स्पोर्स से फ्री कर देते हैं। बिल्कुल उसमें ना तो माइक्रोब्स होते हैं ना माइक्रोब्स के स्पोर्स होते हैं कि वो मज़ीद ग्रो कर सके। फिर हमने उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स पढ़े। ड्राई हीट मेथड था, वेट हीट मेथड था, फिर उसके अंदर हमने यूवी रेज का एक मेथड पढ़ा, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा उसमें कि कौन सी टेक्निक के थ्रू कौन से ऑपरेटर्स, कौन सी टेक्निक के थ्रू कौन सी ड्रग जो है वो स्टरलाइज की जाती है। ये डिफरेंट हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें। तो फिर वो लास्ट में हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है। बेसिकली ये केमिकल प्रोसेस है जो के थ्रू माइक्रोब्स होता है, अब डिफरेंट हम लोग चीज़ें इससे तैयार करते हैं थ्रू फर्मेंटेशन। आइए इसको पढ़ते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन डेफिनेशन है इसकी, द केमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन because it does not use oxygen as final electron acceptor। वो ये कह रहा है कि जो फर्मेंटेशन है ये बेसिकली एनारोबिक होती है, एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। Fermentation is a unique process because an organic molecule, usually an intermediary of the chemistry, accept the electron। और ये एक बड़ा यूनिक सा प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो जो है ना इंटरमीडियरी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे नीचे उन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल, ग्लूकोज से बनता है 2 पायरुवेट, उसमें से ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, और NAD जो आता है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पायरुवेट जो है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, बाहर निकल जाती है, और एसिटाल्डिहाइड जो है वो इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में आपको बना के दिखाऊं, सबसे पहले है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट से बनेगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी, एसिटाल्डिहाइड से बनेगा इथानॉल। ठीक है, अब ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनेगा तो ADP आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। ठीक है जी, तो उसके बाद जो पायरुवेट होगा जब ये कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इसमें से, और उसके बाद जब एसिटाल्डिहाइड से इथानॉल बनता है तो उसमें भी NADH जो है वो आता है और NAD प्लस आता है, NADH निकल जाता है और हमारे पास इथानॉल जो है वो हमें हासिल हो जाता है। ये एक पूरी की पूरी क्या है फर्मेंटेशन का उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है जी, तो आप ये चेक करें कि ग्लूकोज से फाइनली इथानॉल बनता है। पहले पायरुवेट, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर इथानॉल, लेकिन इसके रिएक्शंस के थ्रू ADP भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और NADH भी निकलता है। ये इवॉल्व होते हैं। तो एक ही प्रोसेस में
कितना कुछ जो है वो बन रहा होता है। प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सर्टन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वो ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज की जो फर्मेंटेशन होती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस के थ्रू एंड इंटरमीडिएटली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम NADH। तो वो करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो कि इस रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस बनता है। दिस रीजनरेट्स द मॉलिक्यूल फॉर रीयूज एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फिर ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को रीयूज करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के तौर पर। NADH एग्जिस्ट इन लिमिटेड सप्लाई इन द साइटोप्लाज्म एंड मस्ट बी कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड सो द ग्लाइकोलिसिस में प्रोसीड। और जो ये NAD+ यूटिलाइज हुआ, इस्तेमाल हुआ है, वो ये कह रहा है कि NAD+ को NADH मुसलसल बनते रहना चाहिए और रीजनरेट होकर रीयूज के लिए काबिल होना चाहिए, वरना ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। When oxidative phosphorylation is taking place, the NAD is regenerated by giving up its electron and proton NADH। ठीक है, तो उसी का उन्होंने बताया हुआ है कि NAD जो है वो NADH बनता है, फिर FAD बनता है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको इन्होंने मज़ीद एलेबोरेट कर दिया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस होती है, वहाँ से ग्लूकोज रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होके पायरुविक एसिड बनाता है ना नीचे। ठीक है, पायरुविक एसिड का फार्मूला, अच्छा ग्लूकोज का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, और उसके नीचे पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 मीथेन। ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है। इसके साथ एक तो ADP आएगा और ATP में कन्वर्ट होके चला जाएगा, सेकंड NAD आएगा, NADH होके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है एसिटाल्डिहाइड, दूसरा बनता है लैक्टिक एसिड। अच्छा, अगर तो बनेगा एसिटाल्डिहाइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर की तरफ। अगर बनेगा लैक्टिक एसिड तो फिर NAD आएगा, NADH बनाएगा। ठीक है, अच्छा एसिटाल्डी अगर, अच्छा बिलफर्ज ये लैक्टिक एसिड बन गया तो इसका फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अगर वो बन जाता है एसिटाल्डिहाइड तो वो बनेगा इथानॉल, वो क्या बनाएगा, इथानॉल, NADH। ठीक है जी, जो NADH ऊपर बना था उसको फिर वो NAD बना देगा। तो ये एक कंप्लीट जो है वो हमारा प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। तो ये एक कंप्लीट उन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया। फर्मेंटेशन का अगर कोई आपसे सिंपली पूछे तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड और लैक्टिक एसिड, फिर वो एसिटाल्डिहाइड आगे इथेनॉल बनाता है। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो कि एनएरोबिक होता है और ये विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। The bacterium Streptococcus lactis practices fermentation by using pyruvic acid to accept the electron and proton from NADH। वो ये कह रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है Streptococcus lactis। ये क्या करता है, ये फर्मेंटेशन करता है किसकी, पायरुविक एसिड्स की। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को, कहाँ से, NADH से। NAD क्या होता है बेसिकली, निकोटिनामाइड एडानिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दोबारा देख ले, निकोटिनामाइड एडानिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसका एन एंजाइम रिएक्शन कन्वर्ट द पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड इज इन प्रोसेस। फिर क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली एंजाइम रिएक्शन से होता है। इन अ डेयरी प्लांट द मेटाबॉलिज्म इज केयरफुली कंट्रोल टू मेक बटर मिल्क फ्रॉम फ्रेश मिल्क। तो वो ये कह रहा है कि जो हम बटर बनाते हैं बेसिकली किसी भी डेयरी प्लांट में, तो उसमें वहाँ फर्मेंटेशन हो रही होती है, वहाँ पर क्या हो रहा होता है,
फर्मेंटेशन हो रही होती है, लेकिन बड़े कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है। ठीक है जी, मतलब दूध से बटर बनाने का जो प्रोसेस है ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही होता है। द फर्मेंटेशन केमिस्ट्री इन यीस्ट सच एज ए सैक्रोमाइसिस इज somewhat different because yeast contain a different enzyme in these cell। वो ये कह रहा है कि जो सैक्रोमाइसिस होते हैं बेसिकली ये भी यीस्ट की वजह से बन रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये डिफरेंट एंजाइम भी इसमें काम कर रहे होते हैं। इन दीज सेल द पायरुविक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इस सैक्रोमाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले जो आपका जो ग्लूकोज है वो तो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाल्डिहाइड बनता है। अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, और ये ऐसा प्रोसेस होता है एसिटाल्डिहाइड बनने का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एसिटाल्डिहाइड देन सर्व एज एन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोलॉन्ग ऑफ NADH। तो फिर ये एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। कहाँ से, NADH से, NADH से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, और फिर क्या बना देता है, NAD पॉजिटिव ये बना देता है ये। और NAD जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, NADH को NAD पॉजिटिव बना देगा, तो उससे होगा क्या कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो इथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। The liquor industry uses the ethyl alcohol produced in fermentation to make alcoholic beverages such as a beer and wine। और ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो हमारी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही होती हैं। वो ग्लूकोज से एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से इथानॉल बना रही होती है। फिर बियर और वाइन में ये इथानॉल ही इस्तेमाल हो रही होती है। आइए इस फर्मेंटेशन का अब हम यूजेस पढ़ते हैं कि इसके यूजेस क्या है हमारी डेली की रूटीन में, डेली की लाइफ में। नंबर 1, द फूड इंडस्ट्री। हमारे जितने भी फूड इंडस्ट्री है, खाने पीने की जो हमारी इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी जो खाने पीने की बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन के थ्रू बना रही है। जैसे पीछे उन्होंने एक एग्जांपल दी बटर की, तो बटर जो है ये जब ब्रेड पे लगा के खाते हैं, मक्खन वगैरह घरों में खाते हैं, तो ये क्या है, ये कैसे बन रहा है, फर्मेंटेशन के थ्रू। विनेगर फॉर इंस्टेंस इज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिटोबैक्टर स्पीशीज। विनेगर सिरके को कहते हैं, ठीक है जी, विनेगर कहते हैं सिरके को। और सिरका जो है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जा रहा होता है। और एसिटोबैक्टर एक स्पीशीज है बैक्टीरिया की जिसके थ्रू ये फर्मेंटेशन करवाई जाती है और सिरका बनाया जाता है। Swiss cheese develop its flavor partly from the propanoic acid of fermentation, its whole from fermentation gases। तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्विस चीज़ है, स्विट्जरलैंड की जो चीज़ होती है वो बड़ी टेस्टी होती है। उसमें स्पेशली ये होता है कि उनका जो फर्मेंटेशन होती है वो बेसिकली हम लोग किससे करवा रहे होते हैं, प्रोपेनॉइक एसिड से। पायरुविक एसिड से नहीं होती, वो प्रोपेनॉइक एसिड की वजह से हो रही होती है। इसलिए फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा टेस्टी होती है और फेमस भी है पूरी दुनिया में। Pickle and sauerkraut are sour because bacteria ferments the carbohydrates in cucumber and cabbage respectively। वो ये कह रहा है पिकल बेसिकली अचार को कहते हैं, ठीक है जी। हमारे घरों में हम लोग अचार खाते हैं, तो वो कह रहा है कि जो पिकल है, अचार है या सौरक्रॉट आर्क है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका जो खट्टापन होता है बेसिकली वो भी फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है कि उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उनको फर्मेंटेशन कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनमें खट्टापन आ जाता है। Sausage tastes like sausage because bacteria ferment the meat proteins।
वो ये कहता है कि हमारी जो सॉसेजेस होती हैं, जो जिनको हम लोग खानों के अंदर खट्याई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, सॉसेजेस जो होती हैं, ये जो हमारा मीट होता है, ये जो हमारा गोश्त वगैरह होता है, उनको फर्मेंटेशन करके बैक्टीरिया के थ्रू फिर सॉसेजेस बनाई जाती हैं, फिर उनमें खिटास आती है और वो खिटास फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं खानों में, हमारे खानों में भी खट्टापन आ जाता है। Thus, fermentation is useful not only to microorganisms but also to consumer enjoy the product of fermentation। तो फिर वो ये कह रहा है कि फर्मेंटेशन आल्दो के ऐसा है कि फर्मेंटेशन से बैक्टीरियाज फ़ायदा उठा रहे होते हैं, फर्मेंटेशन से बैक्टीरियाज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि फर्मेंटेशन से बैक्टीरियाज को फ़ायदा होता है, इंसानों को भी फ़ायदा हो रहा है। कहीं वो बटर बना रहे हैं, कहीं वो चीज़ बना रहे हैं, कहीं वो वाइन बना रहे हैं, कहीं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी चीज़ें सॉसेजेस वगैरह, अचार वगैरह बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है फर्मेंटेशन जिससे बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है और इंसानों को भी फ़ायदा हो रहा है। अब फार्मास्यूटिकली, फार्मेसी के अंदर फर्मेंटेशन के क्या फ़वाइद हैं? There are 5 major groups of commercially important fermentation. Number 1, microbial cell. Number 1, microbial cells. Microbial cells or biomass as the product. For example, single cell protein, Baker yeast, Lactobacillus E. coli. तो वो ये कह रहा है कि जो माइक्रोबियल सेल्स हैं या बायोमास होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन हमारे पास हो, सिंगल सेल प्रोटीन, उसको हम लोग फर्मेंटेशन करवाएं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बन सकती है। फिर ये जो बेकरी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं यीस्ट को, लैक्टोबैसिलस, एसर्शिया कोलाई, ये सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर आ जाता है माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो माइक्रोब्स के अंदर होते हैं, जिनको हम लोग इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल कर रहे होते हैं। उनमें आता है कैटालेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ग्लूकोज, आइसोमेरेज, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, लाइपेज, लैक्टेज, स्टेप्टोकाइनेज। ये सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम्स के नाम हैं जो कि माइक्रोब्स के एंजाइम हैं। फिर आता है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो फिर मेटाबोलाइट्स भी कुछ ऐसे हैं प्राइमरी जो हमारे इंसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। उनके नाम उन्होंने लिखे हुए, इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ऑल एंटीबायोटिक फर्मेंटेशंस। फिर आ जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। ये एक टेक्निक है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। मतलब रिकम्बिनेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काम लिया जा रहा होता है। अच्छा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी इंसुलिन बना रहे हैं, हमारी हेपेटाइटिस बी की वायरसेस बना रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेरॉन्स बना रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेप्टोकाइनेज बना रहे हैं। ठीक है जी। और लास्ट पे है बायो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें आता है फिनाइल एसिटाइल कार्बिनॉल, स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सादा अल्फाज में ये समझ आई कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी फर्मेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और मज़ीद इस पर रिसर्चेस भी जारी हैं और होपफुली मज़ीद कामयाबियां भी मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्मेंटेशन ख़त्म हो गया, फर्मेंटेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से है। ठीक है जी। इसी के अंदर हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, हमारी इम्यूनिटी के बाद हमारे इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, फिर कितने टाइप्स की इम्यूनिटी है,
और उसके बाद एट द एंड इस इम्यूनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन का क्या अमल दखल है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। The next chapter is immunology. लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, इम्यूनो निकला हुआ है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम का आपको पता होगा, इसको बॉडी की कुव्वत मुदाफियत भी कहते हैं। कुव्वत मुदाफियत मतलब लड़ने की ताकत, किसी भी बीमारी के खिलाफ, किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक लड़ने की ताकत जो हमारे जिस्म की होती है उसको कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। ये ही हमारी कुव्वत मुदाफियत किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को पहचानती है, किसी बीमारी को पहचानती है, उसके खिलाफ फोर्स तैयार करती है, फिर उसके खिलाफ लड़ाई की जाती है और एट द एंड बॉडी को महफूज बनाया जाता है। तो क्या बोलते हैं, कुव्वत मुदाफियत या इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम को पढ़ना, उसकी स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम टू बी अ पुलिस फोर्स ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम को हम अपने जिस्म की पुलिस भी कहते हैं। इट इज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस और रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे जिस्म का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम बोलते हैं मुदाफ़अत मतलब किसी चीज़ की मुखालफत करने वाला, किसी चीज़ को बचाने वाला, महफूज बनाने वाला। तो ये हमारे जिस्म का एक महफूज बनाने वाला ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ या किसी भी बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ के खिलाफ हमारी बॉडी को महफूज बनाता है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस मतलब उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है, उसको रोकता है। लिम्फोसाइट्स आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारी बॉडी के बहुत अहम सेल्स है, जो कि जिसको W वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। तो यही लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सिस्टम का बेसिक ब्रिज कॉर्नर सिस्टम होते हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अटैक कर सकती हैं, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन, पोल्यूशन, पैरासाइट, बैक्टीरिया। ठीक है जी। ये ऊपर उन्होंने कुछ डायग्राम बनाई हुई है, इसको देख लें। सबसे पहले होता क्या है, फॉरेन माइक्रोब विद एंटीजन। एक ऐसा पार्टिकल बाहर से आता है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। जो ही वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारा जो जिस्म होता है वो उसको कुव्वत मुदाफियत को इम्यून सिस्टम होता है वो सबसे पहले उसको देखता है, उसको पहचानता है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, फिर उसको क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है। माइक्रोफेज इंगेस्ट एंटीजन, फिर माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो उसको अपने अंदर समा लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर उसको पहचानते हैं, देखते हैं क्या है, क्या नुकसान पहुंचाएगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये सारा कुछ पहचाना जाता है, देखा जाता है। एंड प्रेजेंट एम टू द टी सेल, और फिर उसको वो पहचान के सारा कुछ टी सेल्स को दे देते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है जी। ये टी सेल्स क्या करते हैं, जब माइक्रोफेजेस उसको पहचान के, उसको जान के सारा कुछ,
टी सेल्स को देते हैं तो जो टी सेल्स होती है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। कैसी एंटीबॉडीज बनाते हैं? या तो वो किलर टी सेल्स होंगे, ऐसी एंटीबॉडी होगी जो उसको खत्म कर देगी, मार देगी, या हेल्पर टी सेल्स होंगी, या हेल्पर होंगे जो बी सेल्स टी सेल्स को जगाएंगी और उसके खिलाफ एक मतलब मजबूत किस्म की फोर्स तैयार करेंगे। या सप्रेसर टी सेल्स होंगे, इनहिबिट टी एंड बी सेल्स। या बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वो टी सेल्स ऐसे बनते हैं जिनसे सप्रेस हो जाते हैं। फिर मेमोरी टी सेल्स, फिर क्या होता है कि वो रिमेंबर एंटीजन फॉर फ्यूचर एनकाउंटर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसे जो एंटीजन है उसको रिमेंबर करने के लिए उसकी जितनी बातें मैक्रोफेजेस ने जानी पहचानी थी उसको अपने पास महफूज रखने के लिए सेव कर लेते हैं, ताकि अगली बार ये आएगा तो इसको समझना बूझना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस पर हमला कर देंगे। ये एक छोटी सी एग्जांपल बनाई हुई थी जिसका मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आइए अब पढ़ते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इट इज नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। अच्छा, इसमें से एक लफ्ज लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है किसी चीज के खिलाफ कोई मतलब उसको रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो वो ये कह रहा है इम्यूनिटी जो है ये या तो कुदरती तौर पर या किसी से अपनाई गई हुई एक ऐसी ताकत होती है जो किसी चीज़ के खिलाफ रोक पैदा कर देती है, ठीक है। तो आपके जिस्म की एक ऐसी ताकत जो किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, जो किसी पैथोजेनिक डिजीज़ फैलाने वाले के खिलाफ या किसी भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आने वाली चीज़ के खिलाफ एक ऐसी ताकत बना दे जो उसको रोक दे, उसके नुकसानात से बचा ले हमें, उसको क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। उस ताकत को क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। फिर आता है ऑटो इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सर्टन अदर डिजीजेस। तो वो ये कह रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी, वो हमें बहुत से बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचा लेती है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सेल्स एंड प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब ये जो बचाती है हमें हमारी एंटीबॉडीज़, जो हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, ये बेसिकली प्रोटीन्स पे बनी होती है। उस प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ही वो प्रोटीन होती हैं जो एंटीजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। इट आइडेंटिफाइज, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीजन को पहचानती हैं, अटैक्स, फिर उस पर हमला करती हैं, एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। पहले तो उसको पहचानती हैं, फिर उस पर हमला करती हैं और फिर उसको तबाह बर्बाद कर देती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। समटाइम, कभी कभार, द इम्यून सिस्टम मेक अ मिस्टेक, हमारे इस कुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम से गलती हो जाती है। एंड अटैक्स द बॉडी ओन टिश्यू और ऑर्गन, और वो अपने ही जिस्म के किसी हिस्से पर अटैक कर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज इज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है ये एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून सिस्टम की, इन विच द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द सेल इन द पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। उसने कहा कि जो भी एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानने के बाद उस पर हमला करके उसको तबाह बर्बाद ख़त्म कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम से गलती हो जाती है और वो हमारे ही जिस्म के किसी हिस्से को नुकसानदेह समझ लेता है
और समझता है कि ये बाहर वाली चीज़ है और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगी, तो फिर ये जो इम्यून सिस्टम है इसकी बनाई हुई प्रोटीन, जिसको हम पुलिस भी कह सकते हैं, एंटीबॉडीज़, वो जाके उस जिस्म के हिस्से पर हमला कर देती है और उसको ख़त्म कर देती है और हमारे जिस्म का अपना ही नुकसान कर देती है। इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल उन्होंने ये दी है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, शुगर जो होती है ना, उसमें एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। तो जो टाइप 1 होती है बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि बेसिकली इसमें होता है इंसुलिन की कमी हो जाती है शुगर में। अच्छा, वो इंसुलिन की कमी कैसे होती है कि आपका जो पेनक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बन रही है, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये जाके उस पर हमला कर देता है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर और बीटा सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना ख़त्म, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और बंदा जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ बन जाता है। Immunity has two types. Immunity has two types. One is natural, number two acquired. ठीक है, जो नेचुरल होगी वो नॉन स्पेसिफिक होगी, जो एक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो आप इसमें ये समझ लें कि नेचुरल जो कुदरती तौर पर हासिल की जाए ना, और जो एक्वायर्ड होगी वो किसी चीज़ से हासिल की जाएगी। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी खास चीज़ के लिए इम्यूनिटी नहीं होगी। इट इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। जो नेचुरल रेजिस्टेंस होती है आपकी जिस्म की किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, वो बेशुमार मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई से मिलकर बनी होती है। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। इसको नॉन स्पेसिफिक भी कहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस एंड प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑफ लाइफ। इसको नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई दिहाइयों से इंसानों के अंदर ये इम्यूनिटी चलती आ रही है। Lack of such type of resistance is called as susceptibility। और अगर नेचुरल इम्यूनिटी किसी शख्स के अंदर ना हो तो उसको ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज एन एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। एक्वायर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना। इट इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसी ताकत होती है जो हासिल की जाती है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसको हासिल किया जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़। ये इसमें आता है कि आप एंटीबॉडीज़ की जो है वो फॉर्मेशन कर लें एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो होता क्या है कि जो हमारी अच्छा, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझाऊं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था ना, तो बीमारी मतलब आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की रेजिस्टेंस बनने में या एंटीबॉडीज़ बनने का तरीका क्या है कि कोई वायरस आप पर अटैक करेगा, आपका जिस्म उसको पहचानेगा, पहचान कर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, ये एक नेचुरल तरीका है। अच्छा, बिलफर्ज अगर वो वायरस इतना हैवी हुआ, उसने आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर होने से पहले, रेजिस्टेंस बनाने से पहले, एंटीबॉडीज़ बनाने से पहले ही मतलब हमला करके और आपकी बॉडी को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बना सकेगा आपका जिस्म ना, तो फिर आप डेथ हो सकती है। अच्छा, फिर इसके इसलिए कहा जाता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली जाती है। मतलब बिलफर्ज हम लोग क्या करते हैं कि वो इम्यूनिटी खुद ब खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं कि हम
एंटीबॉडीज़ को खुद जन्म करवाते हैं जिस्म के अंदर। कैसे जन्म करवाते हैं इसका? एक वायरस लिया जाता है, वायरस के अंदर से जो बेसिकली जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको निकाल कर वायरस को डेड कर दिया जाता है। जब ये डेड वायरस मेरे अंदर जाएगा तो फिर जो ज़ाहिर बात है बाहर वाली चीज़ है, फॉरेन पार्टिकल है, वायरस है, हमारी बॉडी इसको पहचानेगी, पहचान के इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी, बनाकर इस पर हमला करेगी, इसको मार देगी। ऑल्दो वो पहले से ही मरा हुआ होता है, तो इस तरह एंटीबॉडीज़ बन गई। अब मेरे अंदर जब असली वाला वायरस भी जाएगा तो मेरी ये एंटीबॉडीज़ जो है उसको पहचान, पहले से उसकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, तो वो फ़ौरन भी इस पर हमला करके इसको ख़त्म कर देंगी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इसमें भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये हासिल करदा ताकत है जिस्म की अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुखालिफ। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हम लोग करते क्या है कि एंटीबॉडीज़ जिस्म के अंदर बनाते हैं, किस तरह से? इम्यून सिस्टम को जगा कर, एक्टिवेट करके। दे आर स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा हमेशा स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर मैं टीका लगवा रहा हूँ कोरोना वायरस वाला, तो वैक्सीन लगवाई है मैंने, तो फिर क्या होगा कि मेरे अंदर वैक्सीन कोरोना वायरस का ही रेजिस्टेंस पैदा होगी, किसी और वैक्सीन किसी और वायरस की नहीं बनेगी। ये स्पेसिफिक होती है। एक चार्ट यहाँ बनाया हुआ है उन्होंने, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की, एक्टिव और पैसिव। तो इसको देख लेते हैं। इम्यूनिटी है पहले इनेट और एक्वायर्ड। फिर एक्वायर्ड की 2 टाइप है, पैसिव और एक्टिव। फिर पैसिव की भी 2 टाइप है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। एक्टिव की भी 2 टाइप्स हैं, जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है जी। ये नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ये हमने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट एक चार्ट बना हुआ है कि इम्यूनिटी, वहाँ से इनबॉर्न, स्पीशीज, इंडिविजुअल और एक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, इनबॉर्न का मतलब क्या है कि एक शख्स जो पैदा हुआ, पैदा होते सार उसने जो जो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हुई, कुछ तो माँ बाप से इम्यूनिटी आएगी, कुछ जब वो माहौल में आएगा तो ये पानी, हवा, ये गर्माई, ये कपड़े, ये सारा कुछ ये भी उसे इम्यूनिटी देंगे। और दूसरी है एक्वायर्ड, हासिल करदा। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पैदा उनको होते हैं उनको हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं। तो हिफाजती टीके भी क्या करते हैं? बेसिकली आपके जिस्म की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की होगी, फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंदर भी 2 आती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में आएगा कॉन्टैक्ट विद द डिजीजेस, मतलब आप अगर किसी डिजीज़ के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, आपको कोई डिजीज़ होती है, उससे जो इम्यूनिटी बनेगी वो नेचुरल एक्टिव होगी। और फिर पैसिव क्या होगी? प्लेसेंटा, मदर्स मिल्क। और पैसिव वो होगी जो आपको माँ के थ्रू, अगर माँ को कोई बीमारी हुई, ठीक है जी, माँ को कोई बीमारी हुई, उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनी, तो बेबी क्योंकि माँ का दूध पी रहा था, तो वहाँ से जो चलकर एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर आएंगी वो पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी। एक्वायर्ड, नेचुरल, पैसिव इम्यूनिटी। फिर आर्टिफिशियल आ जाता है। आर्टिफिशियल में आती है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव होगी जैसे हमने वैक्सीन लगवा ली ना, कोई, मैंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली, हेपेटाइटिस बी की वायरस वैक्सीन लगवा ली, कोई भी वैक्सीन लगवा ली। फिर आता है आर्टिफिशियल पैसिव, इम्यून सीरम। इम्यून सीरम तो पैसिव होता है कि किसी में एंटीबॉडीज़ बन गई, वहाँ से निकाल के आपको वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ लगा दी, वो आपके जिस्म ने नहीं बनाई। ठीक है, वो होती हैं आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है जी, ये एक चार्ट था जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब कुछ वर्डिंग है, उनके क्या क्या मतलब है आइए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है, केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम। कोई एक ऐसा केमिकल जो कि मोबिलाइज का मतलब होता है हरकत देना। ठीक है जी, तो कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपके इम्यून सिस्टम, आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को हरकत दे, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, और मतलब आपके इम्यून सिस्टम को हरकत देकर उसको एक्टिवेट करे, उसको जगाए, उसको काम पे लगाए, वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एंटीजन।
एंटीजेंस हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एंटीजेंस की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर वन, इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोजेनिसिटी ये होती है कि कोई भी एंटीजन, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो आपके इम्यून सिस्टम को जगा कर एक्टिवेट कर कर वो एंटीबॉडीज बनवानी थी, इम्यूनोजेनिसिटी ये होगी कि उस केमिकल सब्सटेंस में या उस एंटीजन में कितनी ताकत है, वो कितनी ताकत से इम्यून सिस्टम को जगाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, वो जो ताकत होगी वो इम्यूनोजेनिसिटी कहलाएगी। फिर आता है रिएक्टिविटी, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम मतलब आपके रिएक्टिविटी क्या होगी कि वही एंटीजन जिसने इम्यून सिस्टम को जगाया था, एक्टिवेट किया था और फिर एंटीबॉडीज बनी थी, अच्छा उसकी कितनी ताकत थी, ये इम्यूनोजेनिसिटी है। अच्छा फिर वो जो एंटीबॉडीज अब बन गई, अब उसकी एंटीबॉडीज, एंटीजन की एंटीबॉडीज के खिलाफ लड़ने की जो ताकत होगी वो रिएक्टिविटी कहलाएगी, कि वो किस ताकत से लड़ सकता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि अगर इम्यूनोजेनिसिटी हाई होगी, ठीक है, मतलब उसकी इम्यून सिस्टम को जगाने की ताकत हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंटीबॉडीज बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी ना, ज़्यादा बनेगी, क्योंकि उसने ताकत, मतलब वो ताकतवर बंदा आके किसी को झंझोड़ेगा, हिलाएगा ना, तो वो उतनी ज़्यादा गुस्से में आएगा। ठीक है, अच्छा अब वो जितना गुस्से में आया और फिर उसने लड़ाई शुरू की, तो फिर जो सामने वाला है उसने किस ताकत से उसका मुकाबला किया, वो रिएक्टिविटी कहलाती है। फिर आता है एंटीजन डिटर्मिनेंट एपिटॉप भी इसे कहते हैं। दिस इज एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन मॉलिक्यूल called the antigen determinant or epitope. It contain about 6 to 8 amino acids molecule or a monosaccharides unit. वो ये कह रहा है कि एंटीजेंस के ऊपर एक एरिया होता है जिसे एपिटॉप कहते हैं या एंटीजन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अच्छा ये बेसिकली एरिया किस लिए होता है कि ये बताता है, ये ही एक्टिविटी का एरिया होता है किसका, एंटीजन का। ठीक है, तो एंटीजन के ऊपर एक ऐसा ख़ास एरिया जो उसकी एक्टिविटी के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप। फिर होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस to foreign particle or drugs which develop on its repeated administration over prolonged period। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको बार बार एक ही मच्छर काटी जाए, पहले जब उसने काटा तो आपके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या होगा, जाग जाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा वही मच्छर अगर आपको बार बार काटता रहे तो एंटीबॉडीज़ बनती रहेंगी, उसको ख़त्म करती रहेंगी, लेकिन एक ख़ास वक्त ऐसा आएगा जब वो मच्छर या वो एंटीबॉडीज़ या वो एंटीजन या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो फॉरेन पार्टिकल आपको क्या करेगा, इतनी बार आपके साथ रिएक्शन में आ जाएगा कि अब आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी, उसके ख़िलाफ़ कोई भी रद्द अमल नहीं देगी और उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये जो अमल हो गया ना, इसको टॉलरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉलरेंस। इसकी एक दूसरी मिसाल ये भी है कि अगर एक ही दवाई आप बार बार खाते रहें, लंबे अरसे तक खाते रहें, तो फिर उस दवाई का असर आपकी बॉडी के लिए ख़त्म हो जाता है। अब वो दवाई आपकी बॉडी के लिए असरअंदाज नहीं होगी। स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस क्या होती है? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस one's own chemical do not stimulate an immune response. This failure to stimulate the immune system occurs because substances are interpreted as a self prior to birth and during fetal stage of the body. Proteins and polysaccharides
inactivate the immune system cells that otherwise might respond to them. The individual hereby develop a tolerance of self and remain able to respond to non-self. होता ये है स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या होती है कि बाज़ औक़ात आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल या एक फॉरेन पार्टिकल या एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होता है, वो केमिकल एंटर होता है, जाके वो कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत, वो उसको फॉरेन पार्टिकल नहीं समझता, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं समझता और यही समझता है कि ये चीज़ तो हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी रद्द अमल नहीं दिया जाता। इसको बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, ठीक है। और इसका फिर नुकसान भी होता है क्योंकि जिस्म तो ये समझ रहा है इम्यून सिस्टम कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होती और वो नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, तो इसमें नंबर 1 आता है ऑटो एंटीजेंस। नंबर 1 क्या है? ऑटो एंटीजेंस। तो हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया, तो ये यहीं तक है इम्यूनोलॉजी। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एंटीजेंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।